तो भैया चलते चलते साल के अंत में आखिरी दिन आज 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की एक जो संगठन था जिसका नाम था तहरीक ए हुर्रियत, जिसे आज भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। आप ध्यान से सुनिएगा, यूएपीए के तहत की गई है कार्यवाही और 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग मसरत ग्रुप बैन किया गया था और आज जम्मू कश्मीर का एक जो संगठन है तहरीक ए हुर्रियत, इसे बैन कर दिया गया है। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और इसको हम डिटेल में समझेंगे। आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय की। 31 दिसंबर आज दिन है रविवार का, को जम्मू कश्मीर की एक और संस्था तहरीक ए हुर्रियत को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने वाली गतिविधियों में शामिल थी, यानी कि भारत में इस्लाम का राज्य हो, ऐसा इसका सपना था। संगठन भारत विरोधी दुष्प्रचार फैला रहा है और जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पीएम मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत बैन कर दिया जाएगा। ये ट्वीट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर तहरीक ए हुर्रियत संगठन के बारे में जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि यह संगठन जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की विचारधारा को फैला रहा है। अलगाववादी का मतलब होता है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं, ऐसे लोग अलगाववादी हैं, यानी कि भारत को तोड़ देना या जम्मू कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग से अलग करके पाकिस्तान को सौंप देना, ऐसी जो विचारधारा के लोग हैं उन्हें अलगाववादी के रूप में देखा जाता है। संगठन से जुड़े लोग आतंकियों की मौत पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, साथ ही पत्थरबाजी की घटनाओं को भी बढ़ावा देते हैं। इस संगठन के लोग कश्मीर को भारत से अलग मानते हैं और देश की कानून व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। इस संगठन को किसने बनाया था? तो इस संगठन को सैयद अली शाह गिलानी ने साल 2004 में जमात ए इस्लामी कश्मीर छोड़ दी थी, जिसके बाद 7 अगस्त 2004 को उसने तहरीक ए हुर्रियत संगठन की स्थापना की। यह एक अलगाववादी संगठन है जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर की कथित आज़ादी के लिए आंदोलन करना है। केंद्र सरकार ने 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप को भी यूएपीए के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया था। गृह मंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है, जो एक्स पोस्ट है उसमें इसकी जानकारी सभी को इन्होंने दी है सोशल मीडिया के माध्यम से। उन्होंने लिखा था, देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर यूएपीए के तहत बैन लगाया गया है। मसरत आलम ग्रुप के सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। सरकार का इन चीज़ों को लेकर जबरदस्त संदेश निकल कर आ रहा है। सरकार का संदेश जोरदार और स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। संगठन बनाने वालों की अगर हम बात करेंगे वो कहाँ है, आइए बताते हैं कि संगठन जिन्होंने बनाया था वो आज हैं कहाँ। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर संगठन को मसरत आलम भट्ट ने बनाया था। वो 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 50 साल के मसरत पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी फंडिंग केस में मामला दर्ज किया है। 2010 में कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर देश विरोधी प्रदर्शनों में उसकी कथित भूमिका के चलते उसे गिरफ्तार किया गया था। उस पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीएसए का हिंदी वर्जन नाम होगा सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो आलम के खिलाफ लगभग 27 एफआईआर दर्ज हैं। उसके खिलाफ 36 बार पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। मार्च 2015 में मसरत आलम को रिहा कर दिया गया था, जिसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के खिलाफ विरोध शुरू हो गया, जो उस समय बीजेपी के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल थे। अगर हम मसरत की बात करेंगे तो श्रीनगर में सैयद अली शाह गिलानी के स्वागत के लिए एक रैली में कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए थे। उस समय की मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार ने मसरत को देशद्रोह और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में फिर से गिरफ्तार किया था। इससे पहले मसरत आलम ने 2010 में कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 120 से अधिक कश्मीरी युवा मारे गए थे। बैन के खिलाफ कौन गया कोर्ट में? जैसा कि हम आपको बार बार बताते रहते हैं कि जब भी भारत सरकार द्वारा किसी आतंकवादी या आतंकवादी संगठन
के खिलाफ कार्यवाही की जाती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। इसमें भी यही हुआ है। आइए बताते हैं कौन है ये संगठन। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पीएफआई की। केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे पीएफआई के नाम पर जाना जाता है, इस पर 5 साल का बैन लगा दिया था। इसके खिलाफ 20 अक्टूबर को पीएफआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस अनुरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई की। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में मामले को स्थगित करने की अपील करते हुए लेटर दिया था। इस पर कोर्ट ने सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूएपीए ट्रिब्यूनल के 21 मार्च के उस निर्णय को चुनौती दी है जिसमें उसने केंद्र के 27 सितंबर 2022 के फैसले की पुष्टि की थी। केंद्र ने 28 सितंबर 2022 को पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बैन कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ पीएफआई कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा था, लेकिन 30 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। जांच एजेंसियों का क्या कहना है? जांच एजेंसियां कह क्या रही हैं? एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने सितंबर 2022 में 7 राज्यों में छापेमारी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े 270 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया था। एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, इसके बाद संगठनों को बैन कर दिया गया था। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया था कि पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया SIMI के नेता हैं और पीएफआई का जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जिसे JMB के नाम से जानते हैं, के साथ संबंध हैं। JMB और सिमी दोनों प्रतिबंधित संगठन है। इसमें कहा गया कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के साथ पीएफआई संबंधों के कई उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं। अधिसूचना में दावा किया गया है कि पीएफआई देश में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर एक समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि कुछ पीएफआई कैडर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए हैं। पीएफआई से जुड़े इन संगठनों पर प्रतिबंध है। कौन कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं। रिहैब इंडिया फाउंडेशन RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, इसमें हम आपसे बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार ने किन किन लोगों पर UAPA लगाया है और देश में लगातार ऐसी गतिविधियों पर सरकार की नज़र बनी रहती है। और सरकार ने अब जाकर आज 31 दिसंबर 2023 को, यानी कि साल के आखिरी दिन, UAPA के तहत जम्मू कश्मीर का जो संगठन तहरीक ए हुर्रियत था, इसे बैन कर दिया गया। और इससे अब देखने वाली बात होगी कि इनके ऊपर क्या क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और पहले ही हमने बताया कि इनके जो काफ़ी नेता हैं, लीडर हैं, वो जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बातें पुष्टि हुई हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप देख रहे हैं MPSC हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप UPSC या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बेहतर कंटेंट आपको मिलते हैं जो कि प्रामाणिक होते हैं। कई आर्टिकल्स के अध्ययन के बाद सबसे बेस्ट आर्टिकल से आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसकी पुष्टि भारत सरकार के जो बात करेंगे बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनसे की जाती है। मानवीय गलती से कभी गलत सूचनाएं प्रेषित हो जाएं वो अलग बात है, लेकिन हमारी तरफ से एक अच्छी और प्रामाणिक न्यूज़ आप तक पहुंचाई जाती है। तो UPSC सिविल सर्विस के लिए, स्टेट PCS के लिए बहुत ही बेहतर है। साथ ही साथ अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके लिए भी आप जानने के लिए, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, उसके लिए आपको MPS हिंदी को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो यूट्यूब पर आप हमें देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन फ्री है। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सरकार के ये कदम क्या सही हैं और कितने सही हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।